सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बेसिकली लास्ट लेक्चर में हमने एक बहुत ही बेहतरीन ईएससी मेंस का क्वेश्चन डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिफरेंट काइंड्स के प्रोसेसेस के हमने वर्क को कैलकुलेट भी किया था और उसके बेसिस पर हमने एक बेहतरीन सा एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था। आई होप आपको भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफ़ी मज़ा आया होगा और मुझे उसका फीडबैक काफ़ी अच्छा मिला है ऑन माई इंस्टाग्राम ऑल्सो एंड ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो, कि लोगों ने काफ़ी सराहना की उस क्वेश्चन की। साथ ही में मुझे एक ऐसा कमेंट आया जिसमें उसने लिखा था कि अगर ऐसा पॉसिबल हो कि जितने भी टाइप्स ऑफ प्रोसेस हमारी नॉन फ्लो प्रोसेस हैं, अगर आप हमें उन सब के वर्क कैलकुलेट करना बता दें और उनको एक ग्राफ पर कैसे प्लॉट करते हैं वो करना दिखा दें, तो शायद हमको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे ही हम एक अच्छी वीडियो बना दें। और तो इसी सिलसिले में आज हमारा थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 3 है और जिसका टॉपिक है नॉन फ्लो वर्क इन वेरियस प्रोसेस। तो हमारे थर्मोडायनामिक्स में जितनी भी टाइप्स की प्रोसेस होंगी, हम उन डिफरेंट प्रोसेस का वर्क कैलकुलेट करेंगे और इसके साथ ही हम उसमें हीट का कैलकुलेशन भी करेंगे। साथ ही साथ हम एक कंसोलिडेटेड आखिरी में चार्ट बनाएंगे जिसमें सारा वर्क होगा, हीट का कैलकुलेशन भी होगा और जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होंगे, कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो यहाँ तो मैं स्टार्टिंग में नहीं बोल पाऊँ, लेकिन इन ड्यूरिंग द डिस्कशन मैं वो चीजें इंक्लूड कर दूंगा और काफी अच्छी तरीके से आपको समझा भी दूंगा। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। तो हमारी जो वेरी फर्स्ट प्रोसेस जो हमारी होगी वो है हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का दूसरा नाम होता है आइसोमेट्रिक प्रोसेस। आइसो मीन्स होता है सेम, मैट्रिक का मतलब होता है यहाँ पे मैट्रिक का यहाँ पे टर्म, क्योंकि हम वॉल्यूम को जो है वो मीटर के टर्म्स में मेजर करते हैं, इसलिए इसका नाम है आइसोमेट्रिक प्रोसेस। दिस मीन्स सेम वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट रहेगा। दिस मीन्स B final is equal to B initial. This type of process is known as constant volume process. If in the case of it is an ideal fluid or it is an ideal gas, मैंने आपको पिछले 2 लेक्चर से मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जब भी हमारा आइडियल गैस और आइडियल वर्ड होगा तो वहाँ पे हमारी आइडियल गैस इक्वेशन PV is equal to mRT वैलिड हो जाएगी। यहाँ पे m कांस्टेंट है, R क्या है? मेरे फर्स्ट लेक्चर स्टडी फ्लूइड एनर्जी इक्वेशन में आपको बताया था कि जो R है वो आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। R की डिफरेंट वैल्यूज बता देता हूँ मैं आपको। R इज इक्वल टू 8.314.287 किसके लिए? फॉर एयर, ध्यान रखिएगा। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है आपकी किलो जूल पर केजी केल्विन। इसके अलावा अगर m कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, तो P इज इक्वल टू mR अपॉन VT, सो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने ऐसा कुछ इक्वेशन देखा था और वो रिलेशन मैंने आपके सामने अब प्रूफ भी कर दिया, वहाँ भी किया था, यहाँ भी कर दिया। नाउ जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर भी इंक्रीज होगा, लीनियरली इंक्रीज होगा क्योंकि पावर में यहाँ पे 1 पावर होगा। ठीक है, अब इसके अलावा हम थर्मोमीटर्स की भी टाइप पढ़ते हैं। अब यहाँ पे बोल दें कि कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर, इसका मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर का मतलब है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो प्रेशर के साथ वेरी करेगा। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहाँ पे P और T के बीच में ग्राफ बनाना मैं चाहूँ तो कैसे बनेगा? एक लीनियर ग्राफ बनेगा। ये अपना हो गया P, ये अपना हो गया T। एक्स एक्सिस पे ऑलवेज ध्यान रखिएगा, एक्स एक्सिस पे ऑलवेज इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज को रखा जाता है जो कि किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ डिस्टेंस एंड टाइम के बीच का ग्राफ बनाइए, तो हमेशा अपन टाइम को एक्स एक्सिस पे रखते हैं और डिस्टेंस को हमेशा वाई एक्सिस पे रखते हैं, क्योंकि टाइम एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी पे डिपेंड नहीं करती है, वो सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज ही, यानी कि इंक्रीज का मतलब बोलो कि 1 2 3 4 ऐसा नहीं कि 3 से 4,
सॉरी 4 से 3, 3 से 2, ऐसा कभी नहीं होता। वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती है। जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जितनी भी होती है वो सारी की सारी एक्स एक्सिस पे रखी जाती है सिमिलरली, और जो डिपेंडेंट होती है जो वो वाई एक्सिस पे रखी जाती है। तो जब भी हमें ग्राफ बनाना होगा तो हमें सबसे पहले दो क्वांटिटीज के बीच में हमें एक क्वांटिटी वो पता लगानी जो इंडिपेंडेंट होगी। फॉर एग्जांपल इसमें देखा जाए टी एंड टी में, तो टी हमारा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और पी हमारा डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो टी को हम एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे और पी को अपन वाई एक्सिस पे दिखाएंगे। तो पी एंड टी के बीच में ग्राफ हो गया, दैट्स इट। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो गई। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि वर्क कैलकुलेशन करेंगे अपन, तो वर्क कैसे कैलकुलेट होता है, dw इज इक्वल टू पी डी वी इंटीग्रेशन v इनिशियल टू v फाइनल, p बाहर निकालेंगे, dv v इनिशियल v फाइनल, v इनिशियल आर एग्जैक्टली सेम। तो v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू 0। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि whenever there is a constant volume process, उसमें जो वर्क इन्वॉल्व होता है वो 0 होता है। एक बार फिर से बोलेंगे मेरे साथ, whenever there is a constant volume process, the work involved in such process is always 0. Okay? Now, process number 2. Process number 2 is our constant pressure process. कांस्टेंट प्रेशर को हम और डिफरेंट नाम से भी जानते हैं। दूसरा, पहले तो एक नाम ये हो गया, दूसरा होगा आइसोबारिक प्रोसेस। एक नाम और है जो जनरली ऐसे किसी को पता नहीं होता है, लेकिन मैं आपको वो नाम बताना चाहूंगा। इसको हम बोलते हैं आइसपेस्टिक प्रोसेस। ओके, इस नाम को रिमेंबर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अलग अलग डिफरेंट एग्जामिनेशंस में कभी कभी डिफरेंट नाम से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब उसने बोला आइसपेस्टिक प्रोसेस, आपने पूछा कि ड्रॉ द ग्राफ, या फिर बोला चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द आइसोपेस्टिक प्रोसेस। अब आइसोपेस्टिक प्रोसेस आपने नाम तो सुना नहीं है, लेकिन वो है क्या, आइसोबारिक यानी कि कांस्टेंट प्रेशर। तो यार नाम पर बड़ा लोचा हो जाता है, तो नाम को जरूर आप याद रखिएगा, ठीक है। नाउ आइसोपेस्टिक प्रोसेस यानी कि इसमें P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दिस इंप्लाइज दैट P फाइनल इज इक्वल टू P इनिशियल। अगर मैं बोलूं PV ग्राफ में दिखाना चाहूं तो ये हमारा हो गया 1, ये हो गया हमारा 2। ओके, तो हमारी कांस्टेंट प्रोसेस हो गई। इसमें एक स्टार और लगाइए, कांस्टेंट प्रोसेस हो गई। नाउ अगर ये हमारा आइडियल हो जाएगा तो मैं क्या लिखूंगा, PV इज इक्वल टू MRT लिखूंगा, क्या लिखूंगा, इसमें P कांस्टेंट तो V इज इक्वल टू MR अपॉन P इज इक्वल टू T। ये तो आपका होगा कांस्टेंट, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। Such thermometer are called constant pressure thermometer। constant pressure thermometer जिसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। क्या होता है, ऐसे थर्मोमीटर जिसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, ऐसे थर्मोमीटर को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर। ओके, पीवी ग्राफ भी दिखा दिया मैंने। इसमें V और T का क्या ग्राफ बनेगा, लीनियर होगा, जो कि पासिंग थ्रू हॉरिजॉन होगा। इसमें वॉल्यूम या टेम्परेचर या यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। नाउ अगर मैं बोलूं कि वर्क कैलकुलेट करना है तो dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन P dv। लास्ट लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि इंटीग्रेशन P dv इज नथिंग बट इट इज द एरिया इनक्लोज बाय दैट प्रोसेस अंडर द कर्व ऑन PV डायग्राम। क्या बोल दिया, देखो PV 1 2, दिस इज द एरिया इनक्लोज बाय द प्रोसेस 1 2, और ये मेरा क्या है dw। अब इसका या तो आप एरिया कैलकुलेट कर लो या आप इसको यहां से लेके चलो। तो P तो कौन सा, P इधर आएगा, V इनिशियल V फाइनल dv, इंटीग्रेशन वाली लॉ लगा दिया अपन ने, तो ये आ गया आपका V फाइनल माइनस V इनिशियल इज W। तो ये आपका वर्क का फॉर्मूला भी
आपके सामने आ गया। कोई दिक्कत? यहाँ से निकाल के देख लो इसका। अगर यहाँ से निकाल के देखता हूँ तो ये क्या हो गया आपका P V2 माइनस V1, तो P इंटू V2 माइनस V1 वेयर V2 इज V फाइनल एंड V1 इज V इनिशियल। यहाँ पे लिख दूंगा मैं V फाइनल, यहाँ लिख दूंगा V इनिशियल। तो ये मेरा वर्क का फॉर्मूला आ गया। तो एरिया इनक्लोज से भी आपको समझा दिया और फॉर्मूले से भी समझा दिया। तो ये आपका पूरा हो गया कांस्टेंट प्रेशर का पूरी की पूरी कहानी। ठीक है, सो हमारी जो थर्ड प्रोसेस है वो हमारी कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। जिस प्रकार से कांस्टेंट वॉल्यूम का हमने आइसोमेट्रिक बोला है, सिमिलरली जैसे कि हमने कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को हमने आइसोबारिक प्रोसेस बोला है, इसी प्रकार से कांस्टेंट टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? आइसोथर्मल प्रोसेस। डन? कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नाउ ऐसी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक बेहतरीन कंपैरिजन बताया था, मतलब मजा सा आ गया था उस कंपैरिजन में। क्या बताया था मैंने कंपैरिजन? मैंने बताया था आपको कि फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या डिफरेंस है। बेहतरीन क्वेश्चन है ये, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने ये देखा है कि जो इनिशियल टेम्परेचर होता है वो मेरा फाइनल टेम्परेचर के बराबर होता है। इसमें कोई शक, मेरे ख्याल से शक कुछ नहीं है। सिमिलरली फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में हमने ये पाया है कि उसका भी इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर सेम होता है। तो क्या फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस दोनों की दोनों सेम होंगी? अब मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। अब आपको या तो लास्ट वीडियो रेफर कीजिए, उसमें आई बटन में वीडियो डाल दूं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो की लिंक भी डाल दूंगा, जिससे कि आप तुरंत जाके उसको रेफर करें और इस क्वेश्चन का फिर से मजा लें। ठीक है, ओके। नाउ सबसे पहला ए, गवर्निंग इक्वेशन। नाउ आइसोथर्मल प्रोसेस आइडियल गैस में जाते हैं अगर अपन, तो मैं बोलूंगा Pv इज इक्वल टू mRT। नाउ m कांस्टेंट, r कांस्टेंट, t कांस्टेंट, Pv इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो गवर्निंग इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी? Pv इज इक्वल टू कांस्टेंट। डन? कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। और बेसिक मैथमेटिक्स है सब कुछ यहाँ पे, तो इतना कोई कठिन चीज भी नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, Pv इज इक्वल टू कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं। दिस इंप्लाइज दैट P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। T1 T2 को प्रूफ करना है तो कैसे करते हैं? P1 1 P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। आइडियल गैस है तो P1 1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन? MR1 RT1 इज इक्वल टू MRT2। ये दोनों सेम होंगे। दिस इंप्लाइज दैट T1 इज इक्वल टू T2। आइसोथर्मल प्रोसेस प्रूव हो गई। नाउ बी, वर्क कैलकुलेशन। देखो लास्ट लेक्चर में मैंने वर्क कैलकुलेशन पूरा समझाया है, कैसे आया है, किस तरह आया है। दूल्हा उसका, उसकी बारात, बारात जिसकी उसका दूल्हा, दोनों बात सेम है। या तो ऐसे कह दो या वैसे कह दो, क्योंकि दूल्हा किसी दूसरी बारात में जाएगा नहीं और दूसरी बात किसी दूसरे दूल्हे के लिए आएगी नहीं। तो जिसका दूल्हा उसकी बारात होगी कि नहीं होगी? ऑब्वियस सी बात है। क्या मैंने बोला? तो DW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन PdV, जिसका दूल्हा उसकी बारात। यहाँ पे P का फंक्शन है, यहाँ पे DV V का फंक्शन है। तो ये बारात किसी और की है और दूल्हा भी किसी और का है। भाई ऐसे थोड़ी शादी होती है। यहाँ पे जिसका दूल्हा उसी की बारात होनी चाहिए ना। तो या तो मुझे DV को कन्वर्ट करना पड़ेगा DP में, या मैं P को किसी ना किसी तरीके से V के फंक्शन में कन्वर्ट कर दूं, तो जिसका दूल्हा उसकी बारात हो जाएगी और तुरंत इंटीग्रेशन हो जाएगा। और इसके जो भी फॉर्मूले आए थे लास्ट लेक्चर में आपको ढंग से समझा दिए थे मैंने, कैसे आए थे, कहां से आए थे, किस तरह ड्राइव थे, सब कुछ बता दिया मैंने। तो इसको मैं डायरेक्टली लिखना चाहूंगा। तो W ऑफ आइसोथर्मल इज इक्वल टू P1 V1 ln V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू P2 V2 ln V2 upon V1. As we all know that P1 V1 is equal to P2 V2. So from here V2 upon V1 is equal to
P1 अपॉन P2, इनको कन्वर्ट कर लेंगे अपन, तो P1 V1 ln P1 अपॉन P2, P2 V2 ln P1 अपॉन P2। सिमिलरली P1 V1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, MRT1, तो यहाँ पे लिखा मैंने MRT1 ln V2 अपॉन V1। सिमिलरली क्या लिख सकता हूँ इसको, MRT2 ln V2 अपॉन V1। कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास जैसी जैसी क्वांटिटीज आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी या जैसे जैसे आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, जो मैक्सिमम क्वांटिटी आपको मिल जाएंगी, आप इन फॉर्मूले में उस फॉर्मूले को चूज करेंगे जिसमें हम मैक्सिमम क्वांटिटी भर देंगे। ठीक है, अगर एग्जांपल के लिए बता दूं, जैसे मेरे पास P1 V1 भी है, मेरे P1 V1 था और मैंने P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 से V2 भी निकाल लिया, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला P1 V1 ln V2 अपॉन V2 मेरे पास है, P1 में मुझे पता है, तो यहाँ से मैं इस वाले फॉर्मूले से अपना वर्क कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं ना। अब पीवी ग्राफ पे इसको मैं आइसोसेलेस पॉइंट्स को मैं क्या करना चाहूंगा, शो करना चाहूंगा, तो मैं लूंगा ऐसे पीवी ग्राफ, दिस इज अवर आइसोथर्मल प्रोसेस इन विच पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया नाउ। इसके बाद हम हमारी नेक्स्ट प्रोसेस पे अब जंप करते हैं। हमारी अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसका नाम है हमारी जो नेक्स्ट प्रोसेस है, क्वेश्चन नंबर 4, विच इज एडियाबैटिक प्रोसेस। व्हाट इज दिस एडियाबैटिक प्रोसेस? एडियाबैटिक प्रोसेस की सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा गवर्निंग इक्वेशन का। गवर्निंग इक्वेशन हमारी एडियाबैटिक प्रोसेस की होती है P V टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एडियाबैटिक प्रोसेस में एडियाबैटिक का मतलब होता है जिस प्रोसेस में हीट ट्रांसफर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जो 0 होता है, उस प्रोसेस में जिसमें हीट ट्रांसफर की वैल्यू 0 होती है, सच प्रोसेस इज नोन एज एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके ना, अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने जा रहा हूं जो आपको RAC, आपको पावर प्लांट, आपको IC इंजन, इसमें भयंकर काम आने वाली है। प्योर सब्सटेंस के क्वेश्चंस में भयंकर काम आने वाली, मतलब भयंकर सैलाब है क्वेश्चंस का इन इक्वेशंस के ऊपर। मैं आपको इक्वेशन देने जा रहा हूं। इक्वेशन देने से पहले, while giving you the most important equation, I must mention some conditions. These conditions are: first, to be ideal; second is to be reversible; and the third is to be adiabatic. In upcoming videos, I will be taken up some questions in which these 3 words plays a very important role while solving the question. अगर हमारे क्वेश्चंस में ये 3 वर्ड्स मिलते हैं, then we are allowed by the thermodynamics subject to use this equation. भैया क्या आ रहा है, ऐसा क्या आने वाला है, देखो P2 अपॉन P1 गामा T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 गामा -1। ये इक्वेशन आपको बाय हार्ट याद करनी है। याद कर लो, ठीक है, बाय हार्ट याद कर लो। इसका जो प्रूफ है, मैं इसका प्रूफ
अगर मुझे लगेगा तो मैं शॉर्ट्स वीडियो में इसका प्रूफ डाल दूंगा, नहीं तो आप इस चीज़ को याद कर लीजिए। और बहुत ही जल्दी मैं इसके ऊपर भी क्वेश्चन लेके आ जाऊंगा, जिससे कि आपको इसका भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझ में आया कि क्वेश्चन में किस प्रकार से कहाँ मुझे इनको यूज करना है। ठीक है, नाउ यहाँ पे गामा क्या है, फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, सीपी अपॉन सीवी। सीपी क्या है, सीवी क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, सब बता चुका हूँ। हर चीज मैंने आपको तैयारी से बता रखी है। ये वो लेक्चर है जहां पे कंसोलिडेट कर रहा हूँ चीजों को मैं, हमारे पिछले 2 लेक्चर्स को। ठीक है, सीपी सीवी क्या है बता रखा हूँ, गामा गामा क्या है, पॉइजन रेशियो है। सीपी और सीवी में सीपी बड़ा होता है कि सीवी बड़ा होता है मुझे नहीं पता, आप मुझे बताएंगे सीपी और सीवी में से क्या बड़ा होता है। ठीक है, सेकेंडली गामा की अलग अलग एटॉमिक गैस के लिए, लाइक डायटोमिक, मोनोएटोमिक, ट्राइटोमिक, तीनों के लिए अलग अलग वैल्यूज होते हैं। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपको पता होनी चाहिए। थर्ड, नाउ बी, इसमें वर्क कैलकुलेशन क्या है, वर्क कैलकुलेशन। देखो डेरिवेशन में जाएंगे काफी टाइम लगेगा, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद करते हैं, W इज इक्वल टू P1V1 माइनस P2V2 ओवर गामा माइनस 1। ये आपका वर्क कैलकुलेशन। शॉर्ट्स वीडियो में इसका डेरिवेशन भी डाल दूंगा। ठीक है, इस वर्क कैलकुलेशन को इसको मैं साफ कर रहा हूं क्योंकि इसको मुझे एक बार और अच्छे से बताना है कि इसको और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं। W इज इक्वल टू MrT1 माइनस MrT2 ओवर गामा माइनस 1, MrT1 माइनस T2 ओवर गामा माइनस 1। ये रहा आपका वर्क कैलकुलेशन। ओके, तो वर्क के फॉर्मूले हो गए। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एडियाबैटिक प्रोसेस C ऑन PV डायग्राम इज, दिस इज अवर एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, प्रोसेस डन। क्या था, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपके एक मन में कीड़ा डाल के जा रहा हूं, मैं कैसे पता लगाऊं कि एडियाबैटिक प्रोसेस ये है। कुछ इसी प्रकार से आइसोथर्मल प्रोसेस भी थी ना। आइसोथर्मल प्रोसेस थी कि नहीं थी, थोड़ा पीछे देखना मिल जाएगी आपको कि आइसोथर्मल प्रोसेस भी ऐसी कुछ दिख रही थी। आइसोथर्मल प्रोसेस भी कैसे पता लगाऊं यार, मतलब यार आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर दोनों प्रोसेस मुझे दे दी उसने, और अगर उसने देकर मुझसे, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ये खत्म हो गया मेरा। अगर उसने मुझे प्रोसेस 1 से 2 एंड प्रोसेस 1 से 3 दे दी और उसने पूछ लिया कि मुझे बताओ इसमें से आइसोथर्मल कौन सी है और एडियाबैटिक कौन सी है, कैसे पता लगाऊंगा? कंफ्यूजन है भाई, कंफ्यूजन है। सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन ही तो ढूंढना है, सॉल्यूशन ही ढूंढना है कि मैं कैसे पता लगाऊं कि पीवी ग्राफ में अगर 1 से 2 और 1 से 3 ऐसी कुछ प्रोसेस दे दी हैं तो इसमें से आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सी है। फिर हम बोलते हैं मैथमेटिक्स का यूज करना है। The mathematics is the language of engineering. इंजीनियरिंग की जो लैंग्वेज है, इंजीनियरिंग को जो समझना है हमें, वो मैथमेटिक्स से समझना है। समझ में आया? तो इसमें से मैं कैसे पता लगाऊं, और अब मैं ये नहीं बताऊंगा, ये आपको पता लगाना है। और आने वाली वीडियोस में मैं ज़रूर इस चीज़ को मेंशन भी करूंगा। और अगर मैं इमोशंस पे कंट्रोल कर पाया तो, और नहीं कर पाया तो जब मैं कंसोलिडेट करूंगा सब, तो शायद मेरे मुंह से वो वर्ड्स भी निकल जाएं, क्योंकि मैं अपने वर्ड्स पे ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकता। समझ में आ रही है? ऐसी जगह फीलिंग्स अपनी भाव, यहां वहां अपनी फीलिंग्स को बयां मत करो, फीलिंग्स अपनी संभाल के रखो। ऐसे वक्त पे फीलिंग बहा दो, मजा आ जाता है। समझने वाले समझ गए, ना समझे वाले ना समझ रह गए। ठीक है,
नाउ अब आते हैं हमारी नेक्स्ट प्रोसेस पे, जो कि है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। सो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इज नथिंग बट पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। गवर्निंग इक्वेशन इज पीवी टू द पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसमें भी हमारी ये वाली कंडीशन सेम रहती है, कौन सी वाली, P2 अपॉन P1 की पावर n माइनस वन अपॉन n, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 n माइनस वन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। वर्क कैलकुलेशन इज P1 V1 P2 V2 ओवर n माइनस वन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। n की जो वैल्यू है वो माइनस इनफाइनाइट से लेके आपकी इनफाइनाइट तक रहती है, ठीक है। जनरली अगर मैं बोलूं तो ये 0 से लेके 1 के बीच में वेरी करती है। n की वैल्यू 1.3, 1.2, 1.5, 1.6 कुछ भी हो सकती है। जनरली ये 0 से लेके 1 के बीच में वेरी करती है। यहाँ तक कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और एक बात और, P n की वैल्यू कांस्टेंट है तो इसको हम ले सकते हैं P1 V1 की पावर n और P2 V2 की पावर n, ठीक है। शॉर्ट्स वीडियो में मैं आपको डेरिवेशन जरूर करके दिखा दूंगा किसका, वर्क कैलकुलेशन करने का फॉर एडियाबैटिक, और जिस तरह मैं एडियाबैटिक का वर्क कैलकुलेट कर रहा हूँ सिमिलरली और उसकी कंडीशन, इस कंडीशन को भी एडियाबैटिक में सॉल्व करके दिखा दूंगा कैसे इन कंडीशन को हम ड्राइव कर सकते हैं। और जैसे जैसे मैं एडियाबैटिक में करूंगा सिमिलरली उसी प्रकार से पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में सब के सब स्टेप रिपीट हो जाते हैं। ओके, तो ये रहा हमारी सारी डिफरेंट प्रोसेस का पूरा चिट्ठा, ठीक है। नाउ मैंने कहा था कि हम हीट को भी इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन हीट को इन्वॉल्व करने से पहले मैं आपके सामने एक कंसोलेट, एक डायग्राम बना देता हूं जिसमें सारे के सारे वर्क कैलकुलेट करके दिखा देता हूं आपको मैं। ओके, तो थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। तो इस चार्ट को मैं आपके सामने बना रहा हूं और आपको अपने कॉपी में कुछ इस प्रकार से बनाना है कि यहाँ पे प्रोसेस का नाम लिखना है, उसकी गवर्निंग इक्वेशन लिखनी है, पीवी ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसके वर्क कैलकुलेशन का फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा नेम ऑफ द प्रोसेस इज कांस्टेंट वॉल्यूम, गवर्निंग इक्वेशन इज V इज इक्वल टू कांस्टेंट सेकंड रिलेशनशिप P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर। ओके, पीवी रिप्रेजेंटेशन, ये हमारा पीवी ग्राफ हो गया और ये मेरी हो गई प्रोसेस। ओके, 1 से लेके 2, 1 से लेके 2, ये हो गया P2, हो गया P1। डन। वर्क कैलकुलेशन इज W इज इक्वल टू 0। नाउ एक लाइन ऐसे इस पे खींचेगा, सेकेंड प्रोसेस इज अवर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। गवर्निंग इक्वेशन इज P इज इक्वल टू C, यहाँ तक कोई दिक्कत, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यहाँ तक कोई दिक्कत। रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा इसका, कुछ इस प्रकार से रहेगा, 1 से 2 प्रोसेस है PV डायग्राम में। वर्क कैलकुलेशन इज P V2 माइनस V1, इन जनरल फॉर्म P VF माइनस V1। और यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हमारी थर्ड प्रोसेस क्या है, आप इसके नीचे लिख दीजिएगा। थर्ड प्रोसेस क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर। इनके जो डिफरेंट नाम्स हैं वो भी आप ध्यान से लिख लीजिएगा, जैसे कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। गवर्निंग इक्वेशन क्या होती है, इसकी गवर्निंग इक्वेशन है PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दिस इंप्लाइज दैट P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगा इसका, रिप्रेजेंटेशन रहेगा हाइपरबोला, दिस इज अवर आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्क कैलकुलेशन की वैल्यू क्या होती है, W इज इक्वल टू C ln V2 अपॉन V1। यहाँ पे जो C की वैल्यू है वो क्या हो सकती है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू MR T1 इज इक्वल टू MR
T2 ऑल्सो ClN P1 अपॉन P2। कोई दिक्कत नहीं है, पूरा कंसोलेट कर दिया मैंने आपके सामने, ठीक है। जो जो आपके पास वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन होंगी या जो आपने क्वेश्चन के थ्रू फाइंड आउट कर ली होंगी, जितनी आपके साथ मैक्सिमम वैल्यू होंगी उनमें से किसी एक फॉर्मूले को यूज करिए, उससे वर्क निकाल लीजिए। डन। नाउ द नंबर 4 प्रोसेस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। गवर्निंग इक्वेशन क्या होती है? PV to the power gamma is equal to constant. Representation on PV diagram is, this is our adiabatic process. वर्क कैलकुलेशन कैसे होता है? वर्क कैलकुलेशन इसका W इज इक्वल टू P1V1 माइनस P2V2 ओवर गामा माइनस 1 और MR T1 माइनस T2 ओवर गामा माइनस 1। ये आपके वर्क कैलकुलेशन का फॉर्मूला आ गया है। एक यहाँ पे एक चीज और मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी वो भी आपको मैं यहीं पे नोट करा देता हूँ। P2 अपॉन P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस। मैंने क्या बोला? आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस, इन दोनों का ग्राफ सेम सा लग रहा है, पर इन दोनों का ग्राफ सेम नहीं है। जब भी मुझे पीवी डायग्राम पे एडियाबैटिक का ग्राफ दे दिया हो और आइसोथर्मल ग्राफ दे दिया हो, तो मुझे ये फाइंड आउट करना है कि कौन सी प्रोसेस एडियाबैटिक को प्रेजेंट कर रही है और कौन सी प्रोसेस आइसोथर्मल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्लोप वाला कंसेप्ट। वही मैं थोड़ी भावना में बह गया था, स्लोप वर्ड निकल गया, बस स्लोप निकल गया। तो स्लोप के मदद से आप पता लगा सकते हैं अब किसका स्लोप ज्यादा होता है, किसका स्लोप कम होता है। ये मुझे नहीं पता, ये अब आप पता लगाओ, ठीक है। नाउ द लास्ट प्रोसेस इज अवर polytropic process. Governing equation is Pb to the power n is equal to constant. रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? n की वैल्यू आप वैरी करिए, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस मिलती रहेगी। वर्क कैलकुलेशन क्या होगा इसका? सेम एज एडियाबैटिक P2V2 ओवर n माइनस 1। सेम इसको उठा के मैंने यहाँ चेप देना है, सिर्फ गामा इज रिप्लेस बाय n। डन। तो आई थिंक अब लेक्चर काफी बड़ा हो चुका है। सो अब मैं 2 दिन के अंदर एक और लेक्चर अपलोड करूँ जिसमें हम हीट कैलकुलेशन का भी वीडियो बनाएंगे और साथ ही बेहतरीन से 2 या मैक्सिमम 3 न्यूमेरिकल बेहतरीन से सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको डिफरेंट प्रोसेस का आपको वर्क कैलकुलेशन पीवी डायग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी गवर्निंग इक्वेशंस आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। और अब इस वीडियो को मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ और अब मैं आपसे एक फीडबैक चाहता हूँ कि आप इन प्रोसेस का एक अच्छे से चार्ट बनाइए और उसको अपने कहीं दीवार पे चिपका लीजिए, जिससे कि आप उसको रिवाइज कीजिए। तो जितना ज़्यादा अच्छे से रिवाइज कर लेंगे आपको ये प्रोसेस बाय हार्ट अपने आप याद हो जाएंगी। और जो मैंने कंडीशंस आपको बताई थी, P2 अपॉन P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 के पावर गामा माइनस 1, इस इक्वेशन को आपको बाय हार्ट याद करनी है, क्योंकि ये इक्वेशन आपको अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स में आपको हर एक क्वेश्चन में यूज आने वाली, मतलब हर एक क्वेश्चन में यूज आने वाली है। तो इसी पेस पे और इसी मोटिवेशन के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ और आप सभी को क्या बोलते हैं आप सभी को एक ये बात बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्द हम फ्लूइड की सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं, फ्लूइड के टॉपिक्स को उठाने वाले हैं। तो वीडियोस अब लगातार आने वाली हैं, लाइक हर 2 दिन में 2 वीडियो, हर 3 दिन में 2 वीडियो, ऐसे चलेंगी वीडियोस अपनी। तो साथ बना रखिए और बस पढ़ते रहिए। तो
धन्यवाद आप सभी का। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा और आप इंजॉय कर रहे हैं। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और हैप्पी इंजीनियरिंग। धन्यवाद।